बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़क रहे जन विरोध ने इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता को एक नए दबाव में डाल दिया है। राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं और हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी को खुद सामने आकर सख्त चेतावनी देनी पड़ी है। खामेनी ने शनिवार को कहा कि उपद्रवियों को उनकी जगह दिखानी होगी, जिसे सुरक्षा बलों के लिए कड़ी कार्रवाई की खुली छूट के तौर पर देखा जा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बीते एक हफ्ते में पूरे ईरान में फैली हिंसा में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदर्शन थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वे चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। ट्रंप का ये बयान अब नए मायने रखता है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है, जो ईरान का पुराना सहयोगी रहा है। इस घटना के बाद तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया है जिसमें अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो उनके सैनिक मारे जा सकते हैं। प्रदर्शन कितने व्यापक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के 31 में से 25 प्रांतों के करीब 170 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। अब तक 15 मौतें और 580 से ज्यादा गिरफ्तारियों की पुष्टि हो गई है। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने इन प्रदर्शनों पर बेहद कम जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले वीडियो छोटे और अस्थिर हैं, जिनमें कभी सड़कों पर भीड़ तो कभी गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान में पत्रकारों पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध हैं। उन्हें देश में यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और रिपोर्टिंग करने पर गिरफ्तारी या उत्पीड़न का खतरा बना रहता है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद विरोध रुक नहीं रहे हैं। हालांकि सर्वोच्च नेता की सख्त भाषा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इन प्रदर्शनों की जड़ में ईरान की गहराती आर्थिक बदहाली है। ईरानी रियाल की कीमत तेजी से गिर चुकी है और अब हालात यह है कि $1 के मुकाबले रियाल की कीमत लगभग 14 लाख तक पहुंच गई है, जिससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। महंगाई दर करीब 40% बनी हुई है और मांस, चावल जैसे रोजमर्रा के खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिसंबर में सरकार ने सब्सिडी वाले पेट्रोल की नई कीमत व्यवस्था लागू की, जिससे दुनिया के सबसे सस्ते ईंधन में से एक माने जाने वाले ईरानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर 3 महीने में ईंधन की कीमतों की समीक्षा की जाएगी, जिससे जनता में और ज्यादा डर और गुस्सा है। शुरुआत में प्रदर्शन तेहरान के व्यापारियों से शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही ये आम लोगों तक फैल गए और आर्थिक मांगों के साथ साथ सरकार विरोधी नारे भी लगने लगे हैं। लोगों का गुस्सा पिछले कई सालों से सुलग रहा था, खासकर 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद, जो देशव्यापी विरोध की वजह बनी थी। मौजूदा प्रदर्शन उसी दौर के बाद सबसे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हालांकि अभी ये उतने व्यापक नहीं हुए जितने 2022 में थे, लेकिन उनकी दिशा साफ तौर पर सत्ता के खिलाफ जाती दिख रही है। इसी बीच ईरान के गठबंधन भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, जिसे वे खुद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बाद से इस गठबंधन को लगातार झटके लगे हैं। गजा में इजराइल ने हमास को काफी हद तक कुचल दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचा है और दिसंबर 2024 में सीरिया में एक तेज सैन्य अभियान के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता गिर गई, जो ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता था। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर भी अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले होते रहे हैं और अब वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी ने तेहरान को और अलग थलग कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि मादुरो को भी वही मौका दिया गया था जो ईरान को मिला था और अमेरिका कभी भी अपनी ताकत दिखा सकता है।
चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार बना हुआ है, लेकिन उसने खुला सैन्य समर्थन नहीं दिया है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन ईरान को प्रत्यक्ष समर्थन देने से बचता रहा है। पश्चिमी देशों की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान दशकों से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके अधिकारी खुले तौर पर परमाणु हथियार की ओर बढ़ने की धमकी देते रहे हैं। जून में अमेरिका के हमलों से पहले ईरान हथियार स्तर के करीब यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, जिससे वह दुनिया का अकेला गैर परमाणु हथियार वाला देश बन गया था जो इस स्तर तक पहुंचा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग भी कम कर दिया था। एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान चाहे तो वह 10 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान ने अभी हथियार कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वे तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। हाल ही में ईरान ने कहा कि वह फिलहाल किसी भी स्तर पर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर काम नहीं कर रहा है, ताकि पश्चिम को बातचीत के लिए संकेत दिया जा सके। लेकिन जून के युद्ध के बाद से कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा ना करें। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों पुराने तनाव से भरे हुए हैं। एक समय ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध पूरी तरीके से टूट गए। उसी साल अमेरिकी दूतावास पर कब्जे और 444 दिन की बंधक संकट ने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और बाद में एक ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था। इन सब घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। 2015 का परमाणु समझौता एक उम्मीद की किरण था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद तनाव फिर चरम पर पहुंच गया। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। मौजूदा प्रदर्शनों के बीच खामनेई के बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों में फर्क करने की कोशिश की और कहा कि प्रदर्शनकारियों से बात हो सकती है, लेकिन उपद्रवियों से नहीं। उन्होंने फिर से आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल जैसे विदेशी ताकतें प्रदर्शनों को भड़का रही हैं बिना कोई सबूत दिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन रियाल के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान की अर्ध सैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और उसकी स्वयंसेवी बासीज फोर्स पहले भी 2009 और 22 के प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल चुकी है और इस बार में सख्त कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इतिहास गवाह है कि 2019 में पेट्रोल की कीमतों पर हुए विरोध में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2022 में 500 से अधिक मौतें और 22,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान में कोई संगठित घरेलू विपक्ष नहीं है और प्रदर्शन स्वतः सुफुर्त है, लेकिन सत्ता के पास इतना मजबूत सुरक्षा तंत्र है कि वह फिलहाल नियंत्रण बनाए रख सकता है। शनिवार रात 2 नई मौतों ने हालात को और डरावना बना दिया। कूम शहर में एक ग्रेनेड विस्फोट में एक व्यक्ति मारा गया है, जबकि केरमानशाह प्रांत में एक बसीच सदस्य की गोली और चाकू से हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर हथियार रखने के आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच ईरान एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक साथ टकरा रहे हैं और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये विरोध सिर्फ आर्थिक नाराजगी तक सीमित रहता है या फिर ईरान की सत्ता संरचना के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त तेहरान की सड़कों पर टिकी हुई है।